आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं और उसके बाद उसको एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारी ये परिभाषा है समांतर श्रेणी की कि जो एक समांतर श्रेणी होती है वो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक निश्चित संख्या है। क्या है? निश्चित संख्या। माना हमारे पास एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है हमारे पास 2। अब अगर हमारे पास हम समांतर श्रेणी बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने पहले पद इस निश्चित संख्या को लिख लिया, 2 मान लिया। अब इसका जो दूसरा पद बनेगा वो इस पद में 2 जोड़ने पर मिलेगा, यानी कि 4। फिर अगर हम तीसरा पद निकालना चाहते हैं तो इस दूसरे पद में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका अगला पद लिखना चाहते हैं तो इस 6 के अंदर जो 2 जोड़ देंगे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कहने का मतलब आप कितने भी पद लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक निश्चित संख्या है 2। जब हमने पहले पद में 2 जोड़ा हमें दूसरा पद मिला, दूसरे में 2 जोड़ा तीसरा पद मिला, तीसरे में 2 जोड़ा चौथा पद मिला। मतलब एक निश्चित संख्या है 2 जिसको हम जोड़ के अगला पद निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी बनती है उसको हम एक समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसलिए इसको शॉर्टकट में एपी कहा जाता है। एपी। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ पूरा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ लिख देता हूँ ARITH, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRE प्रोग्रेशन। तो इसलिए इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसको हम लिखते हैं एपी से, इसको दर्शाया जाता है। समांतर श्रेणी को दर्शाने के लिए हम एपी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि एक समांतर श्रेणी की इस तरह से परिभाषा होती है। और ये उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। निश्चित संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है निश्चित संख्या। तो इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बनती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो निश्चित संख्या है, जो भी निश्चित संख्या है, उस निश्चित संख्या को हम AP का यानी कि जो भी समांतर श्रेणी होती है उसका सार्वंतर कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो भी निश्चित संख्या है, पहले तो इसको आप AP भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक AP है। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि निश्चित संख्या को AP का क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहलाता है, या फिर निश्चित संख्या को AP का सार्वंतर कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो सार्वंतर होता है इसे D से दर्शाते हैं, यानी कि सार्वंतर को किससे दर्शाया जाता है? D से दर्शाया जाता है। जहाँ पर D लिखा रहेगा उसका मतलब है सार्वंतर। और सार्वंतर को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब ये जो निश्चित संख्या होती है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। मतलब कि ये जो निश्चित संख्या है ये आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। सार्वंतर यानी कि निश्चित संख्या कुछ भी हो सकती है। तो इस बात को भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यानी कि सार्वंतर जो होता है, अब हम उस निश्चित संख्या को क्या बोल रहे हैं? सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर धनात्मक यानी कि ये प्लस में हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ये, या 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा सार्वंतर है। अब यहाँ पर ये जो समांतर श्रेणी जिसको हम AP बोलते हैं, AP में AP का एक व्यापक रूप भी होता है। अगर मैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की बात करूं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है। इसका प्रयोग भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। और ये जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार से होता है। इसमें जो समांतर श्रेणी बनती है वो पहला बनता है A, कॉमा दूसरा बनता है A प्लस D, तीसरा बनता है A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। आप जितना चाहें उतना पद लिख सकते हैं। ये भी एक समांतर श्रेणी होती है। और ये जो हमारा डॉट डॉट किया गया इसका मतलब ये अनंत तक चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो यहाँ पर एक हमने यहाँ पर समांतर श्रेणी लिखा है, इस समांतर श्रेणी में आप कोई भी पद, 2 पदों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपको निश्चित संख्या यानी कि 2 यानी कि सार्वंतर मिलेगा। आप 4 और 2 का अंतर देखेंगे तब भी आपको 2 मिलेगा। आप 14 और 12 का अंतर करेंगे तब भी आपको 2 मिलेगा। आप 20 और 18 का अंतर करेंगे यानी कि घटाएंगे तो भी आपको
2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। यहाँ पर हमने एपी का व्यापक रूप भी लिखा है, ये इसी तरह से चलता है। और अगर आप इस व्यापक रूप में देखेंगे तो इसमें 2 चीजें हैं, इसमें ए है और डी है। तो ये जो ए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ए आपको दिख रहा है वो पहला पद है। ए क्या है? पहला पद। और डी क्या रहेगा? आप यहाँ पर डी भी देख रहे होंगे, तो डी आपका सार्वअंतर है। तो इस प्रकार से हमारा इसे हम एपी का व्यापक रूप बोलते हैं। और इसके अंदर जो ए है वो पहला पद है और जो डी है वो सार्वंतर कहलाता है। और इस श्रेणी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब इसके अंदर कोई भी एपी अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए हम एक एपी को बनाते हैं जिसमें संख्याएं ना हो, सिर्फ उसका एक रूप हो समांतर श्रेणी का, या फिर आप कह सकते हैं इस प्रकार से, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक एपी इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने A1 लिखा पहला पद, दूसरा A2, A3, A4, A5, A6, ये इस प्रकार से चलते हैं, अनंत तक चलता है ये, और AN बनता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पद होते हैं, आप देख सकते हैं जो समांतर श्रेणी है इसके अंदर हर एक संख्या जो है पद कहलाती है। जैसे मान लीजिए 4 यहाँ पर एक पद है, 10 यहाँ पर एक पद है, 14 यहाँ पर एक पद है, 18, 20, ये सब क्या है? पद हैं। तो समांतर श्रेणी के अंदर हर एक संख्या को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है, इस प्रकार से ये चलता है। तो मैंने यहाँ पर एक एपी लिखा है जिसमें संख्याएं नहीं हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, और लास्ट में मैंने दिखा दिया है कि ये लास्ट में जो बनेगा वो AN बनेगा। अब AN कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर इसको कुछ भी कह सकते हैं, A20 मान सकते हैं, A50 मान सकते हैं, A100 मान सकते हैं। तो ये जो हमारा AN आया हुआ है, AN को हम बोलते हैं nवां पद। इस AN को क्या बोलते हैं? nवां पद। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1 यहाँ पर रहेगा पहला पद, पहला पद, और AN अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहेगा nवां पद। nवां पद का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, A20 हो सकता है, A50 हो सकता है, A100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर D निकालना चाहते हैं, D यानी कि सार्वंतर निकालना चाहते हैं, तो आप कोई भी 2 पदों को माइनस कर दीजिए। आप A2 में से A1 माइनस कर सकते हैं। अगर आप A2 में से A1 माइनस कर देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? सार्वंतर मिल जाएगा। आप यहाँ पर A3 में से A2 को माइनस कर देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? सार्वंतर मिलेगा। आप A4 में से A3 को माइनस कर सकते हैं तब भी आपको, तो आप कुछ भी मतलब इस तरह से ले सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पदों को अगर आप माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? D मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। और इस प्रकार से यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करते हैं समांतर श्रेणी के ऊपर। अब ये जो समांतर श्रेणी होती है ये 2 प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। अपरिमित समांतर श्रेणी। तो कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी को हमने यहाँ पर 2 वर्गों में बांट दिया, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परिमित समांतर श्रेणी का क्या मतलब है।
और हम इसके अंदर पढ़ेंगे भी। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो हमें दो प्रकार की वहाँ पर समांतर श्रेणी मिलेंगी, परिमित समांतर श्रेणी या अपरिमित समांतर श्रेणी हमें मिलेगी। तो जब हम परिमित एपी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद अगर दिया हुआ है तो वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो परिमित समांतर श्रेणी में आप लिखेंगे यहाँ पर, अगर आप इसको लिखना चाहें कि जिस एपी में अंतिम पद दिया है उस समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जिस एपी में अंतिम पद दिया है उस समांतर श्रेणी को हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक समांतर श्रेणी लिया 3, 6, 9, 12, मैंने फिर डॉट डॉट लगाया और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया 30। तो आप देखेंगे कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है, चौथा पद यहाँ पर 12 है। फिर डॉट डॉट करके लास्ट में यानी कि अंतिम पद कितना है 30 है। तो इस समांतर श्रेणी के अंदर अंतिम पद आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? अंतिम पद दिया हुआ है। तो इस प्रकार के समांतर श्रेणी को हम बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। इसी प्रकार से दूसरा भी हो जाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी। इसके अंदर क्या होगा? अंतिम पद नहीं दिया रहेगा। आप ऐसे कह सकते हैं, यानी कि जिस एपी में अंतिम पद ना दिया हो ऐसी एपी को क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे अब हम एक समांतर श्रेणी लिखेंगे जिसके अंतिम पद को नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख लिया यहाँ पर, चलो यहीं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, 4, 6, 8, फिर मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब मैंने इस समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद क्या है? 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है। डॉट डॉट करके मैंने अंत में कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या बताता है कि इस समांतर श्रेणी का जो अंत है वो नहीं है। आप इसको अनंत तक ले जा सकते हैं, कितना भी दूर ले जाइए, तो इसमें अंतिम पद नहीं है। तो इस प्रकार की जो समांतर श्रेणी है वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। अंतिम पद को हम L से दर्शाते हैं। मैं इसको आगे भी बात करूंगा इसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे सवाल को तो हमें अंतिम पद को भी समझाऊंगा। तो वैसे तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, लेकिन अंतिम पद जो लास्ट में होता है उसी को हम अंतिम पद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कुछ बेसिक बातें थी, इन सभी का हम सवाल में हल करेंगे और प्रयोग करेंगे। समांतर श्रेणी इसी प्रकार की कोई भी संख्या की श्रेणी हो सकती है जिसके अंदर कोई भी निश्चित संख्या हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनाई जाती है। आपको सिर्फ इन बातों को ध्यान रखना है
और हम सवाल में इन्हीं दोनों श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी के ऊपर। और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके भी समझाया है। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समांतर श्रेणी के बारे में आपको जानकारी बढ़ती चली जाएगी और इस तरह से आप इसको आसानी से समझ पाएंगे।